नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। हम डीपीएसपीज की बात कर रहे थे, जिसमें हमने जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, आर्टिकल 36 से 51, इनका जो एक महत्वपूर्ण सेगमेंट था वो हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। दूसरा, इसमें जो कुछ अन्य भी प्रावधान हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं आपको स्टार्टिंग में बता के आया था कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मैंने 3 भागों में बांटा था कि इसी के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि गांधीवादी विचारधारा, दूसरा मैंने कहा था समाजवादी, और तीसरा कहा था मैंने उदारवादी। तो ये जो क्षेत्र थे, अब मेरा उद्देश्य क्या था कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनमें गांधीवादी विचारधारा क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि गांधीवादी डीपीएसपीज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो गांधी जी थे, गांधी जी क्या करते थे, एक तो मशीनों का पुरजोर विरोध करते थे, वो एक नियोजित प्लान्ड भारत को पूर्णतः नकारते थे। वो कहते थे कि जो वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिना मशीनों के पीपल्स यानी लोगों के द्वारा होना चाहिए, यानी वो लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते थे। दूसरा, वो कहते थे कि जो गांव हैं, गांव कहाँ बसता है, गांव जो देश है वो कहाँ बसता है, गांव में बसता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, गांव की जो स्थिति है वो स्थिति काफ़ी व्यापक और काफ़ी सुदृढ़ होनी चाहिए। इसी के साथ जो ये बात कही गई कि इसीलिए उन्होंने, हमने देखा कि आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात की। दूसरा, इसमें जो अगली बात कही वो क्या करते थे कि वो हिंसा से काफ़ी घृणा करते थे, काफ़ी उसका विरोध करते थे। इसी कारण उन्होंने आर्टिकल 47 हमने पढ़ा कि गाय या दुधारू पशु या फिर जो भी हमारी बछड़े हैं, इनका क्या करो, इनके वध पर प्रतिबंध लगाए सरकार। ठीक है। दूसरा, वो प्रकृति से प्रेम भी करते थे, यानी पर्यावरण के प्रति वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते थे। तो आर्टिकल 48 का ए, तो आपने देखा पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। मैनेजमेंट में कर्मकारों का प्रबंधन हो, आर्टिकल 43 का ए, इसकी बात करते थे। तो ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा क्या विचारधारा थी, क्या अवधारणा थी गांधी जी की। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया, गांधीवादी विचारधारा को, यानी जो गांधी जी के जो कुछ मूल सिद्धांत थे उन्हें किस में शामिल किया, उन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया, ताकि राज्य जब अपनी शासनिक और प्रशासनिक या फिर नीतियों का सर्जन करे तो क्या करे, इन विचारों को भी वो उसमें शामिल करे। तो ये बात कही गई इसमें। ठीक है। अब जैसे हम गांधीवादी की बात करते हैं तो आपको कुछ ध्यान रखना है। जैसे आर्टिकल 40 मैंने बताया था आपको, अब मैं डिटेल तो यहाँ आपकी नहीं लिखूंगा, आप इसे वहीं से ही समझे। आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 का ए, इसकी बात करते थे। आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 का ए, पर्यावरण संरक्षण की बात करते थे। दूसरा, हाँ, वो ये भी चाहते थे, 47 मैंने लिख दिया है, 46, ठीक है। इसमें क्या था, मद निषेध था। ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया इसमें ही आपको, 46, इसमें क्या था कि वो एससी या एसटी या फिर वंचित जो वर्ग थे हमारे यहाँ, उनके क्या है कल्याण को सुनिश्चित करने की बात कौन करते थे, ये बात करते थे कहीं ना कहीं गांधीवादी जो विचारधारा थे। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किन विचारों से आप सहमत होते हैं कि कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा को शामिल किया गया है, तो आपको ये कैटेगराइजेशन याद होना चाहिए। और मैंने इसे आप
मात्र एक अनुच्छेदों के रूप में रटने का प्रयास नहीं करेंगे, इसे आप समझ पर आधारित करेंगे कि गांधीवादी विचारधारा क्या थी। कुछ को मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर के लगातार टच में रहिए। जब भी गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, अब अक्टूबर में होगी, तो तब भी उनके ऊपर अच्छे अच्छे आलेख आते हैं, तो तब हम उनकी बात करेंगे, या फिर आप भी अगर उसके संपर्क में बने रहेंगे तो आप भी अच्छे से उसे गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बात आती है समाजवादी विचारधारा की। समाजवादी विचारधारा क्या थी? इसके लिए दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि समाजवादी विचारधारा को अगर हम वर्णित करने का अगर हम प्रयास करेंगे, तो इसमें जो बात आएगी निकल के, वो ये बात आएगी कि जैसे समाजवाद में क्या होता है कि आप पहले समाजवाद को ही समझो कि समाजवाद क्या होता है। ठीक है, वैसे मैंने हल्की सी जिक्र बताया था पीछे, लेकिन उसके अलग मैं आपको जिक्र करूंगा। सपोज दैट ये ब्रेड का पैकेट है, ठीक है, इसका उत्पादन होना है। थोड़ा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। इसका उत्पादन होना है। जब इसका उत्पादन होना है तो इसके उत्पादन को करने के लिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो ए, बी, सी, ये तीन कंपनी हो। ये क्या करेंगी कि मार्केट में यानी बाजार में कितने ब्रेड की जरूरत है और इस ब्रेड का कितना उत्पादन होना है, तो ये तय कौन करेगा? बाजार की मांग के अकॉर्डिंग इसका उत्पादन कौन करेगा? ये कंपनियां करेगी। इसे दोस्तों हम कहते हैं पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा, ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा। दूसरा कि पूंजीवादी विचारधारा हुई, यानी कि मार्केट में, बाजार में कितना उत्पादन होना है, मार्केट के लिए कितनी सप्लाई होनी है, उसका डिसाइड कौन करती है? सरकार की भूमिका नहीं होती, उसमें प्राइवेट कंपनियों की भूमिका होती है। और इसे कौन तय करता है? ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये बात कह दें, मैं इधर रफ कर रहा हूं, फिर समझिएगा आप। ठीक है, मैं कहूं कि इस ब्रेड का उत्पादन होना है और ये बाजार है। देखो, एक बाजार ये है और एक बाजार ये है, दोनों को एक भी बाजार मान सकते हैं। एक बार तो क्या हुआ कि इस बाजार में ब्रेड की कितनी जरूरत है, उसका कितना उत्पादन हो, ये तय करेंगे, यानी डिमांड पर तय होगा। यहां पर क्या हुआ, ये बाजार है, यहां भी ब्रेड की जरूरत है, इसमें ब्रेड कितना मार्केट में जाए, तो इसका कौन तय करेगी? सरकार तय करेगी। और इसे ही कहते हैं दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, आप पढ़ते होंगे कि भारत में कौन सी इकोनॉमी है, तो आप पढ़ते होंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का यही कारण है कि हमारे यहाँ पूंजीवादी विचारधारा के गुण भी हैं और हमारे यहाँ समाजवादी विचारधारा के भी गुण हैं। यानी कि ब्रेड का मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं कि कुछ चीजों का जो होल्ड है वो किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। कुछ चीजों का क्या है, कुछ जो कुछ वस्तु हैं या फिर जो कुछ चीज हैं वो उसमें XYZ कुछ भी हो सकती हैं, उनके उत्पादन की जो भूमिका है वो उसमें कौन रोल प्ले करती है? जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं या फिर प्राइवेट क्षेत्र की जो संस्था है वो ये देखती हैं कि बाजार में कितनी डिमांड है, उसी के अनुरूप हम उत्पादन करें। और जब उसी के रूप हम अनुरूप उत्पादन करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। और मार्केट में जाने के बाद क्या होगा? उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि व्यक्तियों, फिर उसमें परचेज करने की व्यक्तियों के अंदर क्या होगी? पावर होगी कि वो अपने पैसे के अकॉर्डिंग उसे खरीद सकते हैं। तो इसका कारण यही था मैं आपको कि क्योंकि आप अगर समाजवादी विचारधारा को ही नहीं समझेंगे तो आप समाजवादी जो गुण हैं वो ही नहीं समझ पाएंगे। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं कि समाजवादी, ये तो अर्थव्यवस्था है, अगर मैं समाजवाद की बात करूं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि समाजवाद में
सरकार सर्वोपरि होती है, सर्वोपरि होती है। यानी हर चीज का निर्धारण, हर स्थिति का निर्धारण, हर वस्तु का निर्धारण कौन तय करती है? सरकार तय करती है। चाहे वो फिर किसी भी संदर्भ में हो, वस्तु के संदर्भ में हो या फिर कुछ लिबर्टी के संदर्भ में हो, वहां पर क्या है? समाजवादी धारणा को व्यक्त किया जाता है। और जब इतनी बात आएगी तो आप समझिएगा कि समाजवाद को मार्क्सवाद भी कहते हैं, मार्क्सवाद भी कहते हैं। ठीक है, मार्क्सवाद की जो अवधारणा दी थी वो किसने की थी? कार्ल मार्क्स। और इसकी पुस्तक है दास कैपिटल, दास कैपिटल। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक आती है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को किस तरीके से होना चाहिए, समाजवाद का वास्तविक रूप क्या होना चाहिए, उसके बारे में जो सबसे अच्छा व्याख्या दी है वो किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। और किसके अंतर्गत दी है? अपनी पुस्तक दास कैपिटल में। इसलिए समाजवाद को कार्ल मार्क्स से भी इसलिए समाजवाद को कार्ल मार्क्स के कारण मार्क्सवाद के रूप में भी कंसीडर किया जाता है या फिर माना जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि समाजवाद होता है। अब हम समाजवाद को पढ़ेंगे कि समाजवाद में कौन कौन से डायमेंशंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, समाजवादी अवधारणा। ठीक है, इसमें मैंने आपको आर्टिकल 38 बताया था कि लोक अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। आर्टिकल 39 बताया था धन के संकेंद्रण को रोकना और भौतिक संसाधनों का समतापूर्वक वितरण। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और एक और लिख लेना आर्टिकल 47 इसमें भी आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हुई समाजवादी अवधारणा कि अगर आपसे पूछे तो सवाल अगर कहीं से पूछा जाएगा आपके समक्ष किसी भी एग्जाम में, तो पूछ सकता है कि समाजवादी अवधारणा निम्न में से कौन से गुण समाजवादी अवधारणा को व्यक्त करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 38 की में हम क्या पढ़ के आए थे, 39 में हम क्या पढ़ के आए थे, 41 में हम क्या पढ़ा था, 42 में क्या पढ़ा था, 47 में हमने क्या पढ़ा था। इतनी पिक्चर अगर आपके अंदर डीपीएसपीज को अगर आपने रटने का प्रयास नहीं किया होगा तो आप अच्छे से उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, उदारवादी सिद्धांत का क्या मतलब है? उदारवादी सिद्धांत का यह मतलब है कि आप देख सकते हैं कि सरकार का चरित्र क्या होना चाहिए, एक उदार होना चाहिए। अगर वो नीति निर्माण का अगर वो सृजन करती है या फिर अपनी जो उसकी शासनिक और प्रशासनिक जो कार्य होती है उसमें बहुत ज़्यादा कठोरपन नहीं होना चाहिए। उसे कुछ ऐसी नीतियों का सृजन करना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग क्या करे, समाज में गतिशीलता है, समाज में गतिशीलता बनी रहे। ये किसका दायित्व होता है? सरकार का दायित्व होता है। और सरकार इसके लिए क्या करेगी? सरकार इसके लिए कानून बनाएगी। और वो कानून किस तरीके से बनाएगी वो किसमें मेंशन है? डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये संदर्भित किए गए हैं कि सरकार यदि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए उन पर कानून का निर्माण करती है तो सरकार क्या है, अपने उदारवादी चरित्र को प्राप्त करने में सक्षम होगी और उसे वो बेहतर ढंग से
प्राप्त कर पाएगी। ठीक है, तो ये होता है उदारवादी सिंसाद में आप पढ़ेंगे आर्टिकल 44। सबसे पहला तो यही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बताया है मैंने, 47 बताया है, 48 भी आएगा इसमें, 48 का ए भी आएगा, 49 भी आएगा, राष्ट्रीय स्मारकों से संबंधित 50 भी आएगा और 91 भी आएगा। इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बताया है आपको, इसमें इंटरनेशनल पीस बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि के लिए सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी। तो दोस्तों ये बात हुई हमारे तीनों डायमेंशन की, जो मैंने आपके समक्ष बताने का प्रयास किया कि डीपीएसपीज में कौन सी अवधारणा गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, कौन सी अवधारणा उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है और कौन सी अवधारणा समाजवादी विचारधारा से अभिप्रेत है। ये बात आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम, सरकार इन आर्टिकल 36 से और 51 के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे डीपीएसपीज है जिन पर सरकार कार्य करती है। अब सवाल, खैर इसे आप मैं अभी उसे बाद में करूँगा डिस्कस। ठीक है दोस्तों, देखो आप हेडिंग डालिएगा इसमें, डीपीएसपीज जो राज्य के नीति निदेशक तत्व के मूल भाग के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, नहीं आते। तो ये इसका भी क्या होगा, सरकार का दायित्व होगा कि सरकार इनके लिए क्या करे, कार्य करे। जैसे सबसे पहला अगर आपसे पूछ ले कि सवाल आ गया, आपने आर्टिकल 36 से 51 तक अच्छे से पढ़ के गए, पेपर में सवाल आ गया कि निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तो इसका इस चीज की व्याख्या करता है, तो उसमें कोई ऑप्शन ही ना हुआ, नन ऑफ दीज भी हुआ। और वहां से आप क्या सोचेंगे फिर कि हमने तो नीति निदेशक तो 36 से 51 तक ही पढ़े, उसके अलग तो हमने नीति निदेशक तो पढ़े ही नहीं। लेकिन जबकि उससे अलग भी कुछ नीति निदेशक तत्व होते हैं, डीपीएसपी जो होते हैं, उनके बारे में हम कैसे जाने, कहाँ से जाने, तो उनके बारे में ही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप उन्हें ऐसे भी पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। और देखना आप कि सरकार क्या करेगा। सरकार अगर इस क्षेत्र में कार्य करती है तो सरकार क्या है, सरकार एक बेहतर लोक कल्याणकारी समाज की और लोक कल्याणकारी लोगों का एक समन्वय स्थापित करते हुए राज्य की स्थापना कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल सबसे पहला आता है 335। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सरकार एससी व एसटी के दावों को स्वीकार करते हुए नीति निर्माण का सृजन करेगी। और किसके लिए, प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए। देखो, दोनों अलग अलग चीज, एक ही चीज हैं लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। इसमें यह कहा गया, जैसे आपने आजकल कल की न्यूज में पढ़ा होगा कि सरकार भरेगी 6000 पद बैकलॉग के पद। ठीक है, बैकलॉग होता है, इसमें आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ये वर्ग आते हैं बैकलॉग में। और सरकार ने क्या किया कि इनके दावों को स्वीकार करते हुए क्या करेगी, सरकार स्पेशल भर्ती कर सकती है, जिसमें क्या होगा, जनरल कैटेगरी उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। और इसके लिए क्या है, सरकार निर्माण कर सकेगी लेकिन प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए। इसमें स्पष्टतः कहा गया है कि सरकार ऐसा काम करेगी, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो ये काम करती है तो सरकार उसे ऐसा ना हो
कि एससी और एसटी या फिर ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो इतना इस तरीके से बढ़ा दिया जाए कि जो प्रशासनिक कार्य है उसकी दक्षता यानी जो उसकी एफिशिएंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है, वहां पर क्या हो उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़े, ये सरकार ध्यान में रखेगी और उसे ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करेगी, फिर काम करेगी, आगे जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आर्टिकल 335 की बात। आप जब भी आरक्षण की न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें आप एक शब्द जरूर पाएंगे कि प्रमोशन में आरक्षण होना या ना होना अलग चीज है, लेकिन अगर होता है तो उसे अगर करते हैं तो आर्टिकल 335 के तहत जो कंसिडरेशन है उसे भी आपको देखना होगा, उसे भी आपको देखते हुए कि इनके प्रमोशन से क्या प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इफिशिएंसी है क्या उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या वो तो प्रभावित नहीं हो रही। अगर वो प्रभावित हो रही है तो वहीं पर क्या है, सरकार रुक जाएगी और फिर से अपनी नीतियों को एग्जामिन करेगी या फिर जो कार्य वो करने जा रही है उसको फिर दोबारा फिर देखेगी और उसके अनुरूप क्या करेगी, कार्य करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आर्टिकल 335। बात आती है आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A 50 का ए, ठीक है। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा के अवसर प्रदान कराना, अवसर प्रदान कराना। ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग क्या बात की जाती है कि प्रदान कराना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां मैंने आपको बताया था कि वैसे तो हमारे संविधान में अल्पसंख्यक क्या है इसको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भी फिर भी दो प्रकार के अल्पसंख्यक हमारे यहां विद्यमान हैं। जैसे एक है भाषाई अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, और दूसरे कौन हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है, तो जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किसमें होगी, मातृभाषा में। किसमें यानी, और हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। तो इसमें क्या होगा कि आप इसे मातृभाषा में इसकी प्राथमिक शिक्षा आप उन्हें प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतनी बात की गई है। दूसरा, सॉरी ये मातृभाषा, थोड़ा सा करेक्शन करना, मातृभाषा की जो बात है जो वहां पर अपनी जो भाषा होगी उसमें उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। जैसे बांग्ला है, ठीक है, तो बांग्ला में भी और हिंदी में भी वो किसी में भी शिक्षा प्रदान करने की बात कर सकती है, सरकार कह सकती है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि केंद्र सरकार अपने अधीनस्थों को आदेश दे सकती है, आदेश दे सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार अपने अधीनस्थों को आदेश दे सकती है। इसका स्पष्टतः मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार मातृभाषा को डेवलप करने के लिए, या फिर नहीं, डेवलप नहीं बोलेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को या फिर उसकी जो अधीन हैं उन स्कूल्स में भी निर्गत जारी कर सकती है कि आप जो शिक्षा है वो किस में दिलाएं, मातृभाषा में दिलाने का प्रयास करें। तो ये बात है किसके बारे में, आर्टिकल 350 का ए। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 350 का बी। आर्टिकल 350 का बी, इसमें क्या बात कही गई है, अल्पसंख्यकों के
हितों का संरक्षण। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित करने के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। ये बात किस में गई है? आर्टिकल 350 में। यानी इसमें क्या कहा गया कि जो हमारे माइनॉरिटीज हैं, अब माइनॉरिटीज क्या है? वो भाषाई भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं। अगर उनके हितों के संरक्षण की बात आती है कि उनके हितों को, वैसे आर्टिकल देखो, अब मैंने बताया है आपको कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में हम किसके बारे में बात करके आए हैं? आर्टिकल 29 और 30 में, फंडामेंटल राइट में भी हम बात करके आए हैं। लेकिन यहां पर भी डीपीएसपी में भी क्या है कि राज्य का भी कर्तव्य है कि राज्य भी इस ओर क्या करे, कार्य करे, ताकि वो क्या करे, भारत जिस देश में वो रहते हैं उस देश में वो असुरक्षा की जो भावना है उसे वो महसूस ना करे। तो इसके लिए क्या है, हितों का संरक्षण करेगा। और राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो उनके लिए एक अधिकारी का भी नियुक्त अपॉइंटिंग कर सकता है, जो उनकी स्थितियों को एग्जामिन करेगा और फिर उसके आधार पर सरकार को प्रतिवेदन दे सकता है, और सरकार फिर उस प्रतिवेदन के आधार पर उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान बना सकती है। ये बात हुई आर्टिकल 350 के बी की। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 350(51). आर्टिकल 351, ठीक है। आर्टिकल 351 कहता है कि, नहीं पहले आप ऐसे लिखें, आया हुआ क्वेश्चन है, और जो भी मैं बोल दूं आया हुआ क्वेश्चन है तो ये समझ लेना वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा संभावना है पेपर में पूछे जाने की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में। इतनी भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 351 तो इसमें है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश कौन जारी करता है? आर्टिकल 351, ठीक है दोस्तों। अब हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश ये कहता है कि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह आम बोलचाल व्यवहार में हिंदी भाषा का प्रयोग करे, ठीक है दोस्तों। राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह आम बोलचाल व्यवहार में हिंदी भाषा का प्रयोग करें। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं? आर्टिकल 351 के। और यह भी किसके अंतर्गत आता है? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और इसमें राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे सिस्टम को डेवलप करें कि जो लोग हैं वो क्या करें, हिंदी में बातचीत करें। इससे क्या होगा, जो हमारी मातृभाषा है वो क्या होगी, ज़्यादा फलीभूत होगी और वो अपने एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकती है, जिसके आधार पर क्या हो सकता है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर वैश्विक स्तर पर उसकी छवि ज़्यादा प्रखर तरीके से सुसज्जित और सुशोभित हो सकती है। ये बात आर्टिकल 351 कहता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक डीपीएसपी का सेगमेंट, जो 1, 2, 3, 4 क्लासों में, लगभग 3 क्लासों में हुआ कंप्लीट, और जिसे मैंने आपके समक्ष बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि इसके अलग आपके पास कोई भी सवाल नहीं आएंगे। जल्द ही मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज भी चलाऊंगा, जितना मैं संविधान पढ़ा रहा हूं वो भी, और
उत्तराखंड की रिक्वायरमेंट है, हिंदी की रिक्वायरमेंट है, हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। धीरे धीरे आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे मेरे साथ चलिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ों को मैं आपके लिए कवर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप जो भी वीडियोस देखते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर उन्हें लेक्चर्स पसंद आते हैं तो तभी करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं स्पष्टतः ही बोल देना चाहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।